हेलो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पहले सेशन में हम लोग नोबल गैसेस की बात करेंगे। एंड एज पर द जेई सिलेबस इट कंप्राइजेस अकरेंस एंड यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ xenon। तो फर्स्ट टॉक अबाउट हीलियम। इट्स अ नॉन इन्फ्लेमेबल गैस, दैट मीन्स इट डजंट कैच फायर, इसमें आग नहीं लगती। एंड इट हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फिलिंग एयर शिप्स एंड बलून्स फॉर वेदर स्टडी। तो जो वेदर बलून्स होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी होती है, हल्की गैस भी है एंड इट डजंट कैचेस फायर। और जैसे कि आप देखते हो कि अस्थमा के पेशेंट्स हों या फिर सी डाइवर्स हों, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस भरी होती है दैट कंप्राइजेस 80% हीलियम एंड 20% ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एयर में तो हम इनहेल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो 78 to 79% नाइट्रोजन होता है एंड 20 to 21% आपका ऑक्सीजन गैस होती है। तो फिर हम हीलियम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? रीज़न ये है कि जैसे सी टावर है, एक डेप्थ ऑफ सी में जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का काफ़ी ज़्यादा होगा ब्लड में, बिकॉज नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पे ब्लड में सॉल्युबल होता है, लेकिन हीलियम की सॉल्युबिलिटी हाई प्रेशर पे भी नहीं होती। तो अगर नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल हुआ, उसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, तो वो डेलिकेट ब्लड कैपिलरीज को रप्चर कर सकता है, उसे बस्ट कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? हीलियम यूज़ कर लिया। ऑल्सो आप देख रहे हो कि जो ट्यूब्स ऑफ एरोप्लेन है उनके टायर्स में भी ये गैस भरी जाती है, और इसका भी रीज़न वही है कि ये नॉन इन्फ्लामेबल है। नियॉन गैस की बात करते हैं तो ये नियॉन लैंप में यूज़ होगा, जो आपके मोबाइल के टावर्स होते हैं या फिर हेलीपैड होता है, जिससे कि जो इनकमिंग आपके एरोप्लेन्स हैं वो दूर से ही उनको दिख जाए। एक फॉग की कंडीशंस में भी ये लाइट डिस्टेंट से विजिबल होता है। आर्गन की बात करेंगे तो इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में होगा, जो हमारे घर एंड ऑफिसेस में यूज़ होता है। और रेडॉन की बात करते हैं तो कैंसर ट्रीटमेंट के रेडियोथेरेपी में रेडॉन को यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो जो स्टील कास्टिंग में कोई डिफेक्ट है उसका पता लगाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ xenon की। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है Xc+ एंड PtF6 नेगेटिव आयनिक कंपाउंड है, और इसे नील बार्लेट ने सबसे पहले बनाया था लैब में। और इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर ऑक्सीजन गैस प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और O2 गैस से भी इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है। सिंस ये ऑक्सीडाइज दूसरे को कर रहा है, खुद रिड्यूस कर रहा है, राइट? तो कंपाउंड बनता है O2+ एंड PtF6 नेगेटिव। तो फिर नील बार्ने ने स्टडी ये किया कि अगर O2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है देन वाई xenon नॉट। रीजन क्या है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है O2 की, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon। इसलिए फर्स्ट कंपाउंड जो आपका ऑक्सीजन का PtF6 के साथ था, वैसा ही एक सिमिलर कंपाउंड xenon भी इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बना देता है। तो यहाँ से रिएक्टिविटी की पता चली। और अब आप जानते हो जैसे कि फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ xenon आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं और उनको लैब में भी बनाया जाता है। तो XeF2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर जो इसका होगा, स्टेरिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन xenon के वैलेंस शेल में होगा। ये नोबल गैस है, ग्रुप 18 में प्रेजेंट है, राइट? तो इसकी स्टेरिक नंबर कितनी हो गई? 2 + 3 दैट इज 5। और 2 + 3 आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा होगा कि इसका शेप कैसा होगा? लीनियर। जो तीनों आपके लोन पेयर होंगे ये इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे, और 2 फ्लोरीन जो होगा xenon के साथ ये 180 डिग्री एंगल पे आएगा। तो शेप कैसा दिखेगा? लीनियर। XeF4 की बात कर लेते हैं तो स्क्वायर प्लानर होगा। तो स्क्वायर प्लानर क्योंकि इसमें स्टेरिक नंबर 6 है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको पता है कि सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो 4 पे फ्लोरीन को प्लेस कर दिया और 2 लोन पेयर 180 डिग्री में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आ गए, और इस तरह से XeF4 का स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आ जाता है। XeO3 और XeOF4 की बात करेंगे तो दोनों ही स्ट्रक्चर आपके टेट्राहेड्रल हैं। xenon के 8 इलेक्ट्रॉन्स में से आप ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है, इस तरह से दिखा दोगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। स्टेरिक नंबर क्या है इसका? 3 + 1 दैट इज 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप कैसा हो गया और ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, राइट?
XeO4 की बात भी करेंगे तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही होगा, और याद रखना ये दोनों ही एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये दोनों ही एक्सट्रीमली एक्सप्लोजिव्स हैं। नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लें तो XeO2F2 है। O2F2 भी होता है, पर यहाँ पे मैंने एग्जांपल XeOF2 लिया है, XeO4 लिया है एंड XeOF6 लिया है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ इसको, इट शुड बी XeO2F2, राइट, XeO2F2, ठीक है। और एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जिनॉन के साथ जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 फ्लोरीन होगा, राइट, और 1 ऑक्सीजन है। और अभी भी इसके पास आप देख पा रहे हो कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो स्टेरिक नंबर हम यहाँ पे कह सकते हैं इट्स 3+2, राइट, दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और शेप इसका होगा टी शेप्ड। क्लियर है। XeOF4 की बात कर लेते हैं। 1 ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है। 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन मतलब कि एक लोन पेयर रह जाएगा और इसका स्टेरिक नंबर होगा 6। और स्टेरिक नंबर 6 का मतलब हो गया कि sp3d2 में जाएगा। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। तो जिनॉन के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 4 फ्लोरीन लिया है, राइट, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं दिखाऊंगा डबल बॉन्ड के साथ, और एक लोन पेयर भी होगा लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। तो इसके शेप को आप देख पा रहे हैं कि इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, इट्स अ स्क्वायर पिरामिडल, राइट, स्क्वायर पिरामिडल आ गया। देन XeO2F2। तो जिनॉन के साथ स्टेरिक नंबर की बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन O2 शेयर करेगा, 2 के साथ फ्लोरीन 6, एक लोन पेयर रह जाएगा। तो स्टेरिक नंबर आपके पास हो गया 4+1 दैट इज 5। तो 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी हमारी TBP। तो 120 डिग्री पे मैंने 3 बॉन्ड दिखाया है जो इक्वेटोरियल प्लेन पे है, और 2 आपके एक्सियल प्लेन पे जाते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और जो कि फ्लोरीन है। ऑक्सीजन आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा और एक्सियल पे फ्लोरीन है, राइट, और लोन पेयर आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, तो इसके स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे हैं कि इट्स अ सीसो, राइट, ये सीसो स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हम लोग रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फ्लोराइड्स में XeF2, XeF4 और XeF6 की पॉसिबिलिटी है। तो अगर जिनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन होती है तो ये डिपेंड करेगा कि हमने रेशो क्या लिया हुआ है। अगर 2:1 में जिनॉन और फ्लोरीन को लिया और उसे हीट किया है तो XeF2 बन जाएगा। अगर आपने 1:10 के रेशो में लिया हुआ है और उसे हीट किया है तो XeF4 बनेगा। और अगर आपने यहाँ पर 1:20 के रेशो में लिया हुआ है और उसे हीट किया है, प्रेशर भी ले सकते हैं कि 50 एटमॉस्फेरिक कंडीशन, 50 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर की कंडीशन पे लिया हुआ है, तो ये XeF6 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का। तो अगर आप जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर ये आपको देता है XeOFO प्लस H2F2। आपको ये पता होगा कि जो HF है वो एक्चुअली में H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। XeOF6 प्लस H2O, अगर इसे हम हाइड्रोलाइज करें जो यहाँ पे XeO4 बना है, राइट, और XeOF6 को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको दिखेगा XeO2F2। दोनों ही प्रोडक्ट को आप कंपेयर करके देखना कि किस तरह से दोनों डिफरेंस है। बाय प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा एंड दैट इज H2 एंड F2, ठीक है, H2 एंड F2। और अगर इसी XeO2F2 को हाइड्रोलाइज कर देते हैं यहाँ पे तो फिर ये फर्दर देता है XeO3 और प्लस H2F2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं XeOF6 का तो फिर XeO2F2 बनेगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो XeO3 बनेगा। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोलाइसिस जो है वो XeF4 का रह गया, वो भी पढ़ लेते हैं। तो XeF4 प्लस H2O, अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो जिनॉन मिलेगा, प्लस जिनॉन ट्राइऑक्साइड मिलेगा, H2F2 मिलेगा, और फ्लोरीन गैस भी यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं वो क्या है। अगर हम यहाँ पर XeF2 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, एक लास्ट रिएक्शन वो भी देख लें। XeF2 प्लस H2O, दिस विल गिव Xe
प्लस O2 प्लस H2F2, राइट। यहाँ पे आपका फ्लोरीन भी बन रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने नोबल गैसेस को एज पर सिलेबस टू द पॉइंट कंप्लीट किया है। एडिशनल और एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है, टू द पॉइंट बताया है। और नेक्स्ट किसी क्लास में मैं आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात भी बताऊंगा, अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिफरेंट लेक्चर्स। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स या किन चैप्टर्स पे लेक्चर आपको देखने हैं, उसके लिए आप अपने इनपुट्स वहाँ पे दे सकते हो। तो आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।